हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि पढ़ते टाइम आप लोगों को कितने को नींद आती है। मुझे भी आती है पढ़ाई करते वक्त। तो सबसे पहले मैं टहल कर पढ़ना शुरू कर देती हूँ। उससे नहीं हुआ तो फिर कॉफ़ी बना लिया, कॉफ़ी पी लेती हूँ। इसी तरह से या घर के कोई काम कर लिए फिर आके पढ़ने बैठ गए। मतलब थोड़ा काम, ऐसा नहीं कि आप पढ़ने काम करने लगे तो आधे घंटे काम ही कर रहे हैं। कोई 5 मिनट का काम अगर हो हमसे तो वो कर लें तो शायद से नींद टूट जाए, या छत पर जा कर के छत पर से आ जाए। तो इस तरह से तो आप लोग कमेंट्स करके बताएंगे कि पढ़ाई करते वक्त किसको किसको नींद आती है। हमें भी आती है, कोई नई बात नहीं है, सबको आती है, हमको भी आती है। लेकिन हमको वो ढूंढना होगा इस चीज़ को कि जब हम पढ़ाई करते करते वक्त मुझे नींद आए तो हम इस नींद को कैसे भगा सकते हैं। या तो शॉर्ट पावर नैप ले, या तो कुछ छोटा मोटा एक्टिविटीज़ कर ले, घर का काम कर ले, छत पर से जाके आ जाएं, चाय पी ले, कॉफ़ी पी लें। मुझे भी नींद आती है बहुत। और चलते हैं, एक टॉपिक आज हम लिए हैं, वो टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री से 1857। 1857 के विद्रोह के नेचर को निर्धारित करते हुए इसके प्रमुख कारणों की चर्चा करें। इसके प्रमुख कारण कौन कौन से हैं। 1857 की क्रांति न केवल भारत की बल्कि यूरोप के नज़रिए से भी घटने वाली विश्व की महानतम घटनाओं में से एक है। यह विद्रोह प्लासी के बाद अंग्रेजों के शताब्दी 100 ईयर्स के औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध घटने वाली एक सशक्त क्रांति थी। यही कारण है कि इतिहासकार ने इसके स्वरूप को लेकर या प्रकृति को लेकर अलग अलग व्याख्याएं की हैं। वस्तुतः इस क्रांति 1857 के विद्रोह का क्षेत्र काफ़ी विस्तृत तथा इसका प्रभाव भी बड़ा व्यापक था। इसलिए इस क्रांति की व्याख्या भी इतिहासकारों ने अलग अलग दृष्टिकोण से की है। सर्वप्रथम इसके स्वरूप निर्धारण में अगर ब्रिटिश इतिहासकारों के विचारों को देखते हुए इस विद्रोह का स्वरूप सैनिक विद्रोह, बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध, धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध इत्यादि की अवधारणाएं स्पष्ट होती हैं। इस तरह की व्याख्या करने वाले प्रमुख अंग्रेज इतिहासकार थे T.R. होम्स, L.G. लॉरेंस, सीले ट्रेविलियंस, माल्सन इत्यादि थे। वही जब भारतीय इतिहासकारों के मत का विश्लेषण किया जाता है तब इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, राष्ट्रीय विद्रोह, जन आंदोलन इत्यादि के स्वरूप में व्याख्या की जाती है। तो फिर देखिए, यहाँ से क्वेश्चन सीधे सीधे बीपीएससी में आए थे कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसे कहा गया है। ऑप्शन दे दी, 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन आया, जिसमें एक था 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा गया, राष्ट्रीय विद्रोह भी कहा गया, जन आंदोलन भी कहा गया। आगे बढ़ते हैं तो वही कुछ मार्क्सवादी इतिहासकार इसके स्वरूप को बहुत ज़्यादा महत्व न देते हुए राष्ट्रीय तथा अस्थिर प्रवृत्ति बताते हैं। इस प्रकार 1857 के विद्रोह के स्वरूप का निर्धारण करना इतिहासकार के नज़रिए से काफ़ी कठिन कार्य हो जाता है। फिर भी इसके विद्रोह की प्रकृति की व्याख्या निष्पक्ष ढंग से की जा सकती है। 1857 के स्वरूप की व्याख्या उपयुक्त संदर्भों में इस प्रकार की जा सकती है। इस विद्रोह का जो सबसे
स्वरूप इसकी सैनिक प्रवृत्ति को लेकर रहा। वस्तुतः ब्रिटिश इतिहासकार को औपनिवेशिक शोषण के चरित्र को बचाना, इसलिए ब्रिटिश संसद से लेकर औपनिवेशिक इतिहासकारों ने इसे सैनिक विद्रोह करार दिया, जो कि इस विद्रोह की सही व्याख्या नहीं है, क्योंकि यह विद्रोह केवल सैनिक छावनियों में नहीं थी। दूसरा, राजाओं की भागीदारी भी थी। अवध के किसानों की भी भागीदारी थी। भारत के बहुत बड़े क्षेत्र में यह विद्रोह हुआ, इसलिए इस विद्रोह को केवल सैनिक विद्रोह कह देना इसकी गलत व्याख्या होगी। ठीक इसी प्रकार भारत में धार्मिक या नस्लीय हिंसा के उदाहरण न के बराबर मिलते हैं। ठीक इसी प्रकार हम भारतीय इतिहासकारों के का भी निष्पक्ष कर सकते हैं, जैसे वीर सावरकर ने तो कुछ इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी। एक प्रमुख इतिहासकार R.C. मजूमदार ने तो इसे उलट व्याख्या ही कहा है। यह विद्रोह न तो प्रथम विद्रोह, न ही संग्राम और न ही राष्ट्रीय विद्रोह है। इस संदर्भ में हम एक उचित विश्लेषण कर सकते हैं। वस्तुतः यही सही है कि यह विद्रोह मंगल पांडे तथा मेरठ रेजिमेंट के सैनिक द्वारा ही किया गया था तथा उनकी भागीदारी भी खूब थी, जो कहीं न कहीं सैनिक असंतोष की अभिव्यक्ति थी। लेकिन इस विद्रोह के फैलाव तथा विस्फोटक रूप लेने का कारण बहुत ही व्यापक था। ब्रिटिश आर्थिक नीति तथा लगान के कारण लाखों किसान बेदखल हो चुके थे। इनाम कमीशन की रिपोर्ट के बाद 20,000 जागीरदारों जब्त हो चुकी थी। डॉक्ट्रिन लैप्स से कई रियासतें खतरे में थी। लाल किले में बहादुर शाह जफर को अपमानित किया गया था। देखिए, ये सब की पॉइंट है कि किससे जनता पब्लिक उग्र हो गई। वो किस अंग्रेज की कारनामे से, अंग्रेज की काले करतूत से जनता जो उग्र हुई है वो है ब्रिटिश आर्थिक नीति तथा लगान के कारण लाखों किसान बेदखल हो चुके थे। इनाम कमीशन की रिपोर्ट, 20,000 जागीरदारी जब्त हो चुके थे। डॉक्ट्रिन लैप्स से कई रियासतें खतरे में थीं। लाल किले में बहादुर शाह जफर को अपमानित किया गया था। अवध के साथ बहुत बड़ा धोखा करने निर्लजता की सारी हदें पार हो चुकी थी। इसलिए इस विद्रोह के खिलाफ अलग अलग मुद्दों को लेकर व्यापक असंतोष था। विस्फोट ही सामग्री इतनी इकट्ठी हो चुकी थी बस कि चिंगारी लगने का इंतजार था, जो कि चर्बी वाले कारतूस से कर लिया। यही कारण है कि इस विद्रोह में अवध के किसानों की व्यापक भागीदारी थी। लगभग 60,000 से ज्यादा अवध से लोग हिरासत में थे, तो वही बड़ी संख्या में रियासतों की जनता तथा शासक भी विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे, जैसे झांसी, पेशवा, आरा, लखनऊ, मुगल इत्यादि। इस प्रकार 1857 का विद्रोह का स्वरूप उत्तर तथा मध्य भारत में जन आंदोलन की काफी करीब था। जहाँ तक इस विद्रोह की राष्ट्रीय स्वरूप की बात है तो यह पूरे भारतीय क्षेत्र में नहीं फैला था। दक्षिण तथा पूर्वी भारत इससे अछूता रहा, लेकिन फिर भी उत्तर तथा मध्य भारत एक वर्ष तक आग में उबलता रहा। इस प्रकार हम इस विद्रोह को एक मिश्रित स्वरूप में ही देख सकते हैं, जिसमें किसान, सैनिक जैसी रियासतों की भागीदारी प्रमुख रूप से थी। तो इसी तरह से हमने देखा 1857 पर एक छोटा सा क्वेश्चन का आंसर हम लिखे थे, तो सोचे कि आपके साथ हम शेयर करते हैं। आप बताएंगे कि इसमें और कौन सा कंटेंट हम जो ऐड कर सकते हैं 1857 पे। और एक और हम देखते हैं, एक और प्रश्न है मोड़ कला पर प्रकाश डालिए। पाषाण काल कला की प्रारंभ बिंदु थी।
सिंधु घाटी सभ्यता कला के विकास की एक अवस्थी थी, तो मौर्य कला इस उद्योग की सर्वोच्चता थी। इस काल में काल के विविध स्वरूपों का चित्रण मिलता है। इस तरफ जहाँ कला राज के संरक्षण में काफ़ी उत्कृष्टता को प्राप्त की, लोक कला ने ग्रामीण पारिवारिक जन चेतना की अभिव्यक्ति को ग्रहण किया। इसी संदर्भ में मौर्य कला की विविधताओं का विश्लेषण निम्न प्रकार से हम कर सकते हैं। वस्तुतः विद्वानों ने मौर्य कला को दो प्रमुख विशेषताओं में बांटा है। प्रथम, मौर्य कला का राजकीय स्वरूप, तो दूसरा लोक कला। इस कला को समग्रता से समझने के लिए हम इस रेखाचित्र की मदद से ले सकते हैं। अच्छा, मौर्य कला में राज के आदर्श पूरे प्राचीन भारत में सबसे ज़्यादा दिखाई पड़ता है। इन राजकीय कला सर्वप्रथम मौर्यकालीन राज्य स्थापत्य का स्थान आते हैं। इस राज्य स्थापत्य में चंद्रगुप्त और महल उल्लेखनीय है। ये महल मौर्य साम्राज्य की वैभवता के परिचायक हैं। इन महलों के बारे में कई विदेशी यात्राओं ने अपने यात्रा वृत्तांत जिक्र किया। मौर्यकालीन महल इतने भव्य हैं कि इनकी तुलना आर्मेनियन महलों से करते हुए कहा गया है कि एक पर न हुआ शूशक के महल की मौर्यकालीन महल के सामने नहीं टिकते। इस महलों के स्थापत्य के बारे में कुछ अस्पष्ट जानकारी इस प्रकार प्राप्त होती है। इसमें उनके खंभों का प्रयोग, ये खंभे लकड़ी के थे। पाषाण स्तंभों का भी प्रयोग हुआ था इसमें। ये गंगा नदी के किनारे बसे थे। उनके इस अनेक इसमें सुरक्षा के बुर्ज बने थे। राजकीय प्रासाद के साथ साथ सर्वाधिक कलात्मक तथा सुंदर कला के उदाहरण मौर्यकालीन स्तंभ थे। मौर्यकालीन स्तंभ समकालीन विश्व की एक आश्चर्यजनक कृति थी। इस स्तंभों में दो प्रकार की विशेषता स्पष्ट रूप से दिखती है: राजकीय आदर्श या राजत्व। इनकी शिल्पगत विशेषता। सर्वप्रथम स्तंभों के शिल्पगत विन्यास के ऊपर चर्चा करते हैं। ये एकाश्म है। दूसरा, ये लाल बलुआ पत्थर से बने हैं। ये लाल बलुआ पत्थर से बने हैं। खुले आसमान के नीचे स्थापित है। कुछ लेख युक्त तो कुछ बिना लेख है। रचना गोलाकार है। इसके आधार से ऊपर जाते हुए पतले होते जाते हैं। स्तंभों के शीर्ष पर कोई न कोई पशु है। शिल्पगत देखिए, स्तंभों के शीर्ष पर कोई न कोई पशु है। ये यहाँ पशु है। शिल्पगत विशेषता: राज के आदर्शों से जुड़ा हुआ, आधार से टिका हुआ, नीचे चौड़ा ऊपर पतला। नीचे चौड़ा ऊपर पतला है। एकाश्म है। इसके ऊपर कमल उल्टा है। स्तंभ का मुख्य भाग, इसके ऊपर कमल, पशु शीर्ष आधार। इस तरह के स्तंभ साम्राज्य के लगभग सभी भागों में पाए गए, जिसमें प्रमुख स्तंभों में बुखा, सांची, वैशाली, संफिसा, दिल्ली, मेरठ, दिल्ली, टोपड़ा, लोरिया, नंदन, चंपारण इत्यादि। लेकिन इन सभी स्तंभों में सारनाथ का सर्वाधिक तथा उत्कृष्ट है। ये स्तंभ राज के आदर्श को विचार प्रचारक है। इस स्तंभों का स्थापना खुले मैदानों में शेर इत्यादि पशुओं को जोड़कर की गई है। वस्तुतः ये स्तंभ राजकीय संप्रभुता, शक्ति तथा सुरक्षा के प्रतीक थे। इन पर शेर की स्थापना भारत की शक्ति और संप्रभुता की प्रतीक थी, तो वही अन्य पशु की शांति समृद्धि के प्रतीक के रूप में स्थापित किए गए हैं। इस मौर्यकालीन स्तंभ न केवल भारत का बल्कि विश्व की आश्चर्यजनक कृतियों में से एक है, जो 2000 साल बाद भी उसी आदर्श को रेखांकित करते हुए खड़ा है। बना है। मेरा थोड़ा फिगर सही नहीं बना और हमको थोड़ा सही बनाना पड़ेगा।
तो आज हम इसी तरह 2 आंसर लिखे थे, एक मौर्य कला पे लिखे और 1857 पे लिखे थे। तो सोचा आप सबके साथ शेयर करते हैं। और हम थोड़ा घटना चक्र देखते हैं। इनको घटना चक्र पढ़ने के बाद घटना चक्र क्वेश्चन लगाने की आदत है। तो घटना चक्र काफ़ी देख लेते हैं। 1857 के आज हम पढ़े हैं। आगे तो 1857 से जुड़े हुए पेवाइक्विक को देख लें। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? 1856 में सरकार ने पुराने लोहा वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल के प्रयोग का निश्चय किया। इस राइफलों में दमदम, अम्बाला और सियालकोट में चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग किया जाना था। इसमें देखिए वही है, क्या क्या सब चर्बी में मिलाई हुई थी, उसी में लगी होती थी। इस नई राइफल में कारतूस के ऊपर भाग मुंह पर काटना पड़ता था। 1857 में बंगाल सेना में यह अफवाह फैल गई। चर्बी वाले कारतूस को लेकर सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच किए बिना तुरंत इसका खंडन कर दिया। किंतु सैनिकों को विश्वास क्या हो गया कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग उनके धर्म को भ्रष्ट करने का एक निश्चित प्रयत्न है और यहीं पर कारतूस 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण बना। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? 1857 की क्रांति 10 मई को मेरठ से हुआ था। यहाँ की 3री कैवेलरी रेजिमेंट के सैनिक ने चर्बी युक्त कारतूसों को छूने से इनकार कर दिया तथा खुलेआम बगावत की। 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ मेरठ से। 1857 का विद्रोह भारतीय विद्रोह जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, सिपाही विद्रोह, भारतीय विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। इस क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 से हुई, जो धीरे धीरे कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध जैसी स्थानों पर फैल गई। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? लखनऊ, इलाहाबाद, झांसी, मेरठ से प्राप्त हुई। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग 1856 से अनठन था। लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय था। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? हर कोई जानते हैं। 1857 के जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले बाबू कुंवर सिंह बिहार के वर्तमान भोजपुर जिला मुख्यालय आरा से संबंधित थे। जब उन्होंने अंग्रेजों के विरोध में विद्रोह का झंडा बुलंद किया, प्रकृति ने उन्हें अदम्य शौर्य, वीरता और सेनानायक के आदर्श गुणों से मंडित किया था। इसी कारण उन्हें यही सही रूप में विद्रोह के कारण बिहार का सही सिंह माना जाता है। उन्होंने शाहाबाद में अंग्रेजों की सत्ता का तख्ता पलट किया और अपनी सरकार स्थापित की। 1857 का विद्रोह बिहार में किसने किया था? 1857 का विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? कुंवर सिंह ने। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बाबू वीर कुंवर सिंह ने। 1857 के विद्रोह 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? बेगम ऑफ अवध के नेतृत्व में लखनऊ अवध में विद्रोह का प्रारंभ 30 मई 1857 को हुआ। विद्रोह का नेतृत्व लगभग बेगम हजरत महल बेगम ऑफ अवध ने किया। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने। 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से थे? जगदीशपुर से थे।
वीर कुंवर सिंह के खिलाफ वीर कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? आरा में। नो, आरा। हाँ, ये चीज आरा। हाँ, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव की अबू में 1857 के किस व्यक्ति ने 1857 के किस व्यक्ति ने 1857 जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? कुंवर सिंह ने। तो देखें हम इस तरह से हम लोग कुछ PYQ देखें 1857 की क्रांति से जुड़े हुए। अब बाकी के टॉपिक को कल कंप्लीट करेंगे। आज जितना सा मैंने देखा आप लोगों के साथ शेयर किया, तो इसी तरह से आप पढ़ाई से जुड़े हुए कोई भी कमेंट्स होंगे तो आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें। कुछ भी सजेशन हो तो कमेंट्स करें, हमें अच्छा लगेगा और हमको इस पर और अच्छा वीडियो बनाएंगे और पढ़ाई में जो प्योरिटी होगा वो लाने की कोशिश करेंगे। और इसी तरह से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपना बेस्ट देते रहें। और आप लोग कमेंट भी करें, लाइक एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें, ताकि हमें भी मोटिवेट होते रहेंगे आपसे और आप हमसे, हम आपसे मोटिवेट होते रहें। यार आज के ज़माने में इतना डिस्ट्रैक्शन है और सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन तो ये मोबाइल है और इस मोबाइल पर के रील्स हैं। मत पूछिए, आज जो दुनिया अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इस रील्स को खट स्क्रॉल करने में जो लगी रहती है, ऊपर की तरफ स्क्रॉल करने में कितना टाइम लोगों का जाता है। अगर एक बार लोग अपने फ्यूचर को देखें कि मैं एक तरफ मेरा फ्यूचर मेरे सामने में खड़ा है और एक तरफ हम रील को स्क्रॉल कर रहे हैं, तो हमारे सामने में कौन सा रास्ता हमारे लिए सही है? हम अपने फ्यूचर को बनाएं या तो हम रील से स्क्रॉल करें? आप बताएंगे कौन सा रास्ता सही है? रील स्क्रॉल फ्यूचर बनाना वाला नंबर 1 और रील स्क्रॉल नंबर 2। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।